चलिए बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे हम। और ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है देख लेते हैं। आज मैं आपको रेप्लिकेशन पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये चैप्टर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसके अंदर मैं आपको रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी। तो पहले सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन देख लेते हैं। ये क्या बोलता है, किस तरीके से बोल रहा है, ये भी देख लेते हैं। सो व्हाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, किसने दिया हमको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? बच्चों वॉटसन एंड क्रीक ने दिया, याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको डार्क कलर मिल जाएगा, पिंक। सो किसने दिया हमको? वॉटसन एंड क्रीक ने दिया हमको। क्या दिया हमको? ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। किसके बेस पे दिया था? एक्स रे डिफ्रैक्शन के बेस पे दिया था, याद रखिएगा। देन जैसे ही हमको ये मिला, उन्होंने एक और स्कीम प्रपोज्ड की। और वो जो स्कीम प्रपोज्ड की थी उसमें उन्होंने ये बोला कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी इसकी 2 स्ट्रैंड्स हैं। ये दोनों को दोनों सेपरेट हो सकती हैं और इसमें से कोई एक स्ट्रैंड एक्ट करेगी टेम्पलेट की तरह, जो कि सिंथेसाइज करेगी न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब कंप्लीट हो जाएगा, तो डीएनए के मॉलिक्यूल में से वन स्ट्रैंड जो बनेगी वो पेरेंटल होगी और जो दूसरी न्यूली स्ट्रैंड होगी वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगी। और जब इस तरीके से प्रोसेस होगा तो उसको हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। तो मैं ये मानू, यहाँ पे ये देखिए, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो रेड वाला है ये पेरेंटल चेन है, तो यहाँ पे पेरेंट चेन लिख देती हूँ। और ये जो न्यूली बनी है ये न्यूली सिंथेसाइज चेन है, सिंथेसाइज चेन। गॉट इट? तो ये डिफरेंस है बच्चों, किस में से बना है? टेम्पलेट में से, यानी टेम्पलेट रिस्पॉन्सिबल होगा मुझे न्यूली सिंथेसाइज चेन देने के लिए। अच्छा, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कब मिला था, कौन से ईयर में वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था? 1953 में। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम में जरूर आ सकता है। देन जब ऐसा हुआ तो इन्होंने बोला कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, तो इसको प्रूव करना बहुत कंपलसरी है। तो फिर 2 साइंटिस्ट आए हमारे। कौन से 2 साइंटिस्ट थे हमारे? मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेयल। इन दोनों ने 1958 में हमको इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके दिया, जिसका नाम था डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। और इसको जो उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिज्म लिया था वो था एशेचाई कोलाई, जो कि एक क्या है बच्चों? बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स है। और फिर उन्होंने 2 और एग्जाम्पल हमको दिए कि ये हायर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, जिसमें से एक एग्जाम्पल प्लांट होगा और दूसरा ह्यूमन सेल होगा। गॉट इट? तो इसको भूलिएगा मत, अगर क्वेश्चन आता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या हायर ऑर्गेनिज्म में होगा? यस, होगा। और उसका एग्जाम्पल कौन कौन है हमारे? एग्जाम्पल है हमारे प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स। तो इसको याद रखिएगा, है ना, ह्यूमन सेल्स। डन। देन बच्चों, अब इस एक्सपेरिमेंट में ने क्या क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इकोलाई को ग्रू कराया, किसके अंदर? N15 के अंदर। ये जो N15 है बच्चों, इसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। और ये N15 हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रबर से मैं 1 मिनट रब कर लूं, इट इज नॉट गुड, है ना। सो हम इसको रब कर लेते हैं। तो अब पेंसिल मैं वापस से ले लेती हूँ अपनी। चलिए, सो ये कैसा एलिमेंट नहीं है? नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। गॉट इट? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। कैसा है ये? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। फिर बच्चों, इन साइंटिस्ट ने इस N15 को में से नाइट्रोजन को ही सोर्स माना फॉर मेनी जनरेशंस के लिए, क्योंकि हम इसमें जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, 4, 5 भी देखने वाले हैं। तो उसमें नाइट्रोजन इसका मेन सोर्स था।
देन उनने बच्चों क्या किया कि इस N15 को वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर गई। यानी इसने क्या करा, बहुत जनरेशन तक पड़ी रही तो उसने दिया, N15 ने मुझे न्यूली स्ट्रैंड भी दिए। और ये जो न्यूली स्ट्रैंड थी बच्चों, ये दो में डिवाइड हुई, एक हैवी डीएनए मॉलिक्यूल, तो इन्होंने कैसे लिख लिया यहाँ पे, हैवी मैं लिख लूं, हैवी लिख लूं और नॉर्मल लिख लूं, है ना। सो हैवी जो होगा वो हमारा N15 होगा, याद रखिएगा, और जो नॉर्मल होगा वो N14 होगा, इसको याद कर लीजिएगा। डन, हैवी, हैवी डीएनए और नॉर्मल डीएनए, गॉट इट। सो उन्होंने क्या बोला, हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय साइंटिफिकेशन, यानी तुम हैवी को नॉर्मल से अलग कर सकते हो, किस तरीके से, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू इन अ सीजियम क्लोराइड में, तो यानी बाय डेंसिटी ग्रेडियंट, यानी हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर इस सीजियम क्लोराइड को भर लेंगे और इस डीएनए को भी उसी में रख देंगे। तो देखो ये एक्सपेरिमेंट ये रहा, तो देखो ये रहा टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर इन्होंने सीजियम क्लोराइड डाल दिया और उसके अंदर ये डीएनए कट करके डाल दिया, हैवी डीएनए डाला, तो देखो ये यहाँ पे सेटल हो गया, N15 में ही है। लेकिन जब इसने कुछ 20 मिनट के बाद देखा तो इसने अपनी न्यू स्टैंड बना ली, यानी ये दोनों स्टैंड डिवाइड हो गई और दोनों ने अपनी न्यूली स्टैंड बना ली, तो N14 और N15, गॉट इट। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने बोला कि हम इसको, इसकी डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड, गॉट इट। इसको भूलिएगा मत, जरूर याद कर लीजिएगा। देन N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटी। हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं बच्चों, N14 में किसके बेसिस पे, ओनली ऑन डेंसिटीज के बेसिस पे। देन दे ट्रांसफर द सेल, अच्छा कैसे करेंगे इसको, तो उन्होंने कहा कि हम एक मीडियम लेंगे विथ नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल सीजियम क्लोराइड का, या नॉर्मल आप N14 का भी बोल सकते हैं। ये देखिए इसमें सीजियम क्लोराइड के अंदर ने नॉर्मल N14 ले लिया, अमोनियम क्लोराइड, एंड टुक सैंपल एट वेरियस डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल्स, सेल मल्टीप्लाई होगा, एक्सट्रैक्ट करेंगे डीएनए को, और उस डबल स्टैंडर्ड हेलिकेस में से हमको बहुत नई स्टैंडर्ड भी मिल जाएंगे। सो द वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड, तो देखो ये वेरियस सैंपल सेपरेट करेंगे इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट्स टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ डीएनए, तो ये ऐसे करेंगे, गॉट इट। अब देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये N15 था जिसमें बेसिकली ये हैवी आइसोटोप, नाइट्रोजन का आइसोटोप है, इसके अंदर एक पेरेंट डीएनए रखा और सीजियम क्लोराइड में से जब ग्रेविटेशनल फोर्स हमने दिया तो हमको दिखा कि ये हैवी डीएनए है। देन हमने इसको 20 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहने दिया जिसमें नाइट्रोजन हमारा क्या है, एक सोर्स है। फिर थोड़ी देर में हमने इसको N14 में कन्वर्ट कर दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया, तो देखा कि इसमें दोनों डीएनए पेरेंटल स्ट्रैंड अलग हो गए थे और इसके अंदर लाइट चेन भी बन गई थी। सो दोनों सिमिलर हैं, दो हैं, है ना, दो लाइट है दो हैवी है, तो इसको इन्होंने हाइब्रिड बोला। क्या बोला, हाइब्रिड। और इसी स्टेज को हम इंटरमीडिएट भी बोलेंगे, इंटरमीडिएट, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, गॉट इट। देन आफ्टर 40 मिनट्स के बाद फिर से इसको अलग हुआ, तो पेरेंटल चेन ने क्या करा, फिर से अलग हो गया। तो आप देखिए ये पेरेंटल चेन का जो लाइट चेन है वो ऊपर चली गई और इसने दो फिर से बना ली और फिर से दो बन गई, तो इक्वल हो गया ना, यानी ये क्या हुआ, ये हाइब्रिड है, दिस इज हाइब्रिड। और ये दोनों क्या है, हमारी नॉर्मल। तो ये देखो ये बराबर है, एन भी दो, N14 में दो, और N14 N15 हाइब्रिड भी दो, तो इसको हाइब्रिड बोला और इसको लाइट बोला। और ये जो कंडीशन आई बच्चों, ये इक्वल कंडीशन है, देखो यहाँ लिखा है। अच्छा ये कौन सी है, जनरेशन 2 में इक्वल कंडीशन है और जनरेशन 1 में हाइब्रिड कंडीशन है, याद रखिएगा। So thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium आफ्टर 20 मिनट्स, तो एक चीज और याद रखिएगा, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये 20 मिनट में होगा और रेप्लिकेशन 18 मिनट्स में होगा, ओके। ई कोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट्स में डिवाइड होता है, हैड अ हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी मिलेगी। डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन दैट इज आफ्टर 40 मिनट, जनरेशन 2 वाज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ दिस हाइब्रिड, तो क्या बना, इक्वल अमाउंट्स ऑफ लाइट डीएनए। देन अब वो बोल रहा है 80 मिनट में क्या होगा मुझे बताओ, तो चलो 80 मिनट अपन दूसरी पेपर पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा बच्चों, है ना, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा हमारा। तो चलिए करते हैं।
सो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। मैं रेड ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 रेड चेन ले ली, है ना, ये मेरी पेरेंटल चेन है। और ये अच्छा स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो मैं 1 मिनट इसको रब कर रही हूँ इसको, और देखिए फिर से करती हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट जनरेशन था जिसमें ये N15 ही है मेरे पास, है ना, और ये दोनों की दोनों क्या है बेटा, पेरेंटल चेन है। मैं PC लिख रही हूँ, है ना। देन हमने इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, सीजियम क्लोराइड दिया और नाइट्रोजन सोर्स दे दिया। आफ्टर 20 मिनट्स मुझे क्या मिलेगा वो देखती हूँ मैं। 20 मिनट्स के बाद ये दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी दोनों चेनें अलग अलग हो गई पेरेंटल, और इन्होंने अपनी डॉटर चेन बना ली, यानी न्यू चेन बना ली। तो ये देखो नई चेन बन गई, है ना। तो ये कंडीशन क्या हुई बच्चों, हाइब्रिड हो गई, हाइब्रिड आ गई ना। हाइब्रिड को और क्या बोलेंगे अपन, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। डन। फिर अब करते हैं 40 मिनट्स बाद। ये जनरेशन क्या है हमारी, 1 थी, कौन सी वाली, दिस वन, जनरेशन 1। अब मैं जनरेशन 2 देखती हूँ, तो पहले तो दोनों पेरेंटल चेन को ही अलग करूं मैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आता है एग्जाम में। 2 पेरेंटल चेन थी, अलग हो गई। इस दोनों की दोनों लाइट चेन भी अलग होंगी, है ना। तो 2 लाइट चेन अलग कर दूं, ये इसी में से निकाल के मैंने अलग अलग कर दिया, देखिए ये, है ना। अब इनकी भी 2 पेरेंट चेन, सॉरी, न्यूली सिंथेसाइज चेन बना लेंगे ये दोनों, और ये दोनों भी अपनी नई चेन बनाएंगे, है ना। तो इस तरीके से न्यू चेन बन गई। तो ये दोनों बराबर हो गए। ये दोनों क्या क्या है बेटा, N15 भी है इसमें और N14 भी है इसमें, और ये कितनी है हमारी, ये हमारी N14 ही है, और ये भी हमारी N14 ही है। तो ये कंडीशन इक्वल अमाउंट आएगी, इक्वल अमाउंट, गॉट इट, इक्वल अमाउंट आ गई, है ना। और ये क्या है, मेरी जनरेशन 2 है मेरी। सो मैं दूसरे पेन से लिख दूं, दिस इज जनरेशन 2। अब उनने बोला 80 मिनट के बाद बताओ, चलो देखते हैं 60 मिनट्स के बाद क्या होगा। 60 मिनट्स के बाद देखो, पहले तो दोनों पेरेंट चेन अलग करो। ये देखो, ये एक मैंने पेरेंट चेन अलग की, ये एक पेरेंट चेन। अब देखो लाइट चेन गिनो कितनी कितनी है, पहले तो यहाँ गिनो, ये 1, ये 2, 3, तो 3 बना दो, 1 2 और ये 3, यहाँ भी 3 बना दो, 1 2 और 3, ये तीनों के पेयर बन जाएंगे। तो पेयर बना दिए देखो मैंने, है ना। इसका भी हाइब्रिड का पेयर बनेगा, बिना पेयर के तो ये मानेगा नहीं। इसके भी सबके पेयर बन जाएंगे, देखो ये। तो इसमें क्या आपको समझ आया, N15 तो हो गए ज्यादा, यानी ये सारे के सारे N14 है, ये भी N14 है, ये तो हो गए ज्यादा। और जो हाइब्रिड है वो केवल और केवल कितने हैं, 2 ही हैं हाइब्रिड। तो जो कंडीशन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। इस हाइब्रिड में N15 भी है मेरे पास और N14 भी है, गॉट इट। तो लाइट की कंडीशन ज्यादा है और हाइब्रिड की कंडीशन कम है, डन। देन 80 मिनट्स के बाद देखते हैं, आफ्टर 80 मिनट्स, 80 मिनट्स डन। फिर से अलग कर दूं, पेन चेंज करती जा रही हूँ, देखिए मैं आपके लिए दोनों चेन, फिर से दोनों डॉटर पेरेंट चेन मैंने अलग करी। अब काउंट करो जरा, जो आपका ये चेन है, कौन सी, लाइट चेन। ये एक पहले तो अलग करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आई है। तो मैं यहाँ लिख दूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ भी कर दूं 7, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, सातों के साथ पेयर बनाएंगे अपने, देखो बनाओ पेयर। क्या कंडीशन आ गई, हाइब्रिड 2 और नॉर्मल 14 हो जाएंगी। काउंट करोगे ना अलग अलग, कैसे काउंट करोगे बताओ। पहले तो हम सबको डबल बना लें, ये कंपलसरी है। देखो ऐसा मत सोचना कि डबल नहीं बनाना, एग्जाम में भी आपको ये करके देना पड़ेगा। रेशो पूछोगे तो वो भी निकाल के देना पड़ेगा आपको, गॉट इट। तो देखो काउंट करो, 1 2 3, मैं लिखती जाती हूँ उसको, 1, पेन चेंज कर लूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। येलो ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, then it is 8 9 10 11 12 and it is 13 and 14। और हाइब्रिड कितनी है मेरी, ओनली एंड ओनली 2। तो रेशो क्या बनेगा, देखो, हाइब्रिड अपॉन नॉर्मल, गॉट इट। क्या करूं, 2 अपॉन 14,
2 1 जा 2 7 जा इज इक्वल टू व्हाट रेशियो 1:7 यानी इट आफ्टर 80 मिनट्स आफ्टर 80 मिनट्स कौन सी जनरेशन है जनरेशन 2 ये है मेरी जनरेशन 3 and this one is generation 4 तो after 80 minutes fourth generation what is the ratio we got beta 1:7 got it अच्छा इसका रेशियो भी निकालो जरा 3 का कितना होगा ये 1 2 3 4 5 6 तो ये तो 2 ही है तो ये कितना होगा 2/6 so 2 1 जा 2 3 जा तो it is what 1:3 got it यानी थर्ड जनरेशन का 1:3 इसका तो इक्वल अमाउंट है गॉट इट ना तो ये इस तरीके से आपको करना है और एग्जाम में इसका रेशियो आता है और आजकल पूछ लेते हैं तो इसको अच्छे से याद करिएगा सो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक तरीका बताया कि कैसे आप इसको निकालोगे ठीक है तो ये रहा 80 मिनट्स के बाद इस तरीके से हम इसको निकालेंगे सो वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थायमाइडाइन अब एक दो साइंटिस्ट और आए टाइलर एंड कलीग्स आए ये इन 1958 में ही आए 53 में डीएनए डिस्कवर्ड हुआ था 1953 में डीएनए वॉटसन एंड क्रीक ने किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर 1958 में टाइलर एंड कलीग्स आए उन्होंने वीसिया फेबा बीन्स यानी फेबा बीन्स ये वही बीन्स हैं जो हम खाते हैं उनके ऊपर रेडियो एक्टिव थायमाइडाइन किया अब देखो चेंज हो गई चीजें ऊपर हमने क्या पढ़ा आइसोटोप ऊपर हमने क्या पढ़ा आइसोटोप ऑफ हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा हमने है ना यही पढ़ा N15 था और अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं था लेकिन अब इनने रेडियो एक्टिव थायमाइडाइन लिया है ना टू डिटेक्ट द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए इन द क्रोमोसोम्स वाज परफॉर्म्ड ऑन वीसिया फेवा और इन्होंने क्या रिजल्ट दिया हमें कि द एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली ये भी करेगा ओके यानी अगर रेडियो एक्टिव थायमाइडाइन लेके हम इसको करेक्ट करेंगे क्रोमोसोम में देखेंगे तो ये भी हमको यही रेप्लिकेशन देगा और वो रेप्लिकेशन कैसा होगा सेमी कंजर्वेटिवली सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और अच्छे से आपने सारी चीजें मेरे साथ पढ़ी होंगी सो बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके से इजी वे में सारी चीजें सारे नोट्स पढ़ने के लिए और अगर आपको मेरे नोट्स की नीड है तो डीएम करिए नंबर आप पे स्क्रॉल हो रहा है गुड डे